नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 9 मार्च 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आज? तो मनी लॉन्ड्रिंग लॉस, क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड को भी कवर करेंगे। वैसे तर देखा जाए तो बैंकिंग चैनल्स में ओवरऑल मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए पीएमएलए 2002 एक्ट के प्रोविजंस लागू होते हैं। क्रिप्टो करेंसीज के ट्रेड में प्रोविजंस प्रॉपर तरीके से एप्लीकेबल नहीं थे, तो अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई, इसको देखेंगे। फिर निसार सैटेलाइट नासा ने इसरो को हैंडओवर कर दिया। नासा और इसरो ने मिलकर इसको बनाया है, इसको जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। क्या क्या इसका काम है, इसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान ने फिर कश्मीर के रिस्पेक्ट में कुछ फ्रिवुलस रिमार्क्स दिए हैं एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में जहां पे कश्मीर या फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में बातचीत भी नहीं हो रही थी, इसके बारे में बात करेंगे। इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम जैसे कि आयुर्वेदा, चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसका किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे WHO इसको प्रमोट कर रहा है, इसके बारे में एक बात है। यूके का असाइलम प्लान रिसेंटली आया है जिसमें यूके के इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर इंग्लैंड के अंदर इलीगली एंटर करता है तो उसको तुरंत डिपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन यूएन राइट्स चीफ बोल रहे हैं कि इस प्रकार का कानून गलत है। देखिए क्या है ना, यूके के लंदन, ऑक्सफोर्ड जैसे शहरों में आप जाओगे तो आपको देखिएगा वहां बहुत इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है। और जो चिल्लर टाइप की कंट्रीज हैं, अफ्रीका की, ओवरऑल एशिया की, जैसे सीरिया हो गई जहां पे सिविल वॉर चल रहे हैं, लोगों के पास कुछ करने को है नहीं। अफ्रीका की ज्यादातर कंट्रीज में हालात है वो क्या है कि जैसे तैसे इलीगली लंदन जैसे शहरों में पहुंच जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ काम करने को मिल जाएगा। मतलब वो वहां पे ओवरऑल किसी भी रेस्टोरेंट में जाके वेटर का भी काम कर देंगे ना तो भी 10 पाउंड पर घंटे मिलते हैं। 1 पाउंड 100 इंडियन रुपीज के बराबर होता है, मतलब 1000 रुपए प्रति घंटा मिलता है। तो उसमें उनका खर्चा तो वहां चली जाता है, प्लस वो उनकी होम कंट्री की इनकम के हिसाब से बहुत होता है। तो इस प्रकार के छोटे मोटे काम करके भी वो ठीक ठाक बसर कर लेते हैं लंदन जैसे शहरों में। इसलिए यूके जैसी कंट्रीज में और इनफैक्ट जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज है यूरोप में, वहां पे ये माइग्रेंट्स इलीगली घुसना चाहते हैं। तो यूके यहां पे कानून बना रहा है इनको रोकने का। इस कानून को यूएन राइट्स चीफ ने क्रिटिसाइज किया, इसको देखें। और यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से अफगानिस्तान औरतों के लिए दुनिया की सबसे ज्यादा क्रूअल और रिप्रेसिव कंट्री, इसके बारे में बात करेंगे। एडिटोरियल में एक एडिटोरियल है, टू अरेस्ट और नॉट टू अरेस्ट इज द क्वेश्चन। सीबीआई के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल भाई आर.के. राघवन साहब ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है और बताया कि एक पुलिसमैन एक्चुअली में कब अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट के समय पे उसके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्यों कुछ लोगों के हिसाब से अरेस्ट करना जरूरी और कुछ लोगों के हिसाब से बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन में अरेस्ट करना चाहिए। तो ये बातचीत है, इसको देखेंगे। बजट 2023 में एजुकेशन के लिए कोई भी प्रॉपर एलोकेशन नहीं हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। साहा साहब बन गए त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर, के बारे में बात करेंगे। चैलेंज ऑफ चेंज से रिलेटेड आर्टिकल, 2 आर्टिकल्स मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ एडिटोरियल के। एक तो बॉर्डर टूरिज्म से रिलेटेड, एक माइग्रेंट्स ऑफ तमिलनाडु से रिलेटेड। माइग्रेंट्स ऑफ तमिलनाडु के रिस्पेक्ट में कल मैं न्यूज प्रॉपरली डिस्कवर कर चुका हूं, आज की न्यूज चाहो पढ़ लो, बहुत ही सिंपल है। और केस टू प्रमोट बॉर्डर टूरिज्म, जो हमारे आउट ऑफ रीच इलाके, जो हमारे बॉर्डर इलाके जहां पे अमूमन आर्मी होती है और छोटी मोटी तादाद में लोग रहा करते हैं, वो खाली हो रहे थे। तो उसके लिए हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बोला कि भाई बॉर्डर टूरिज्म के थ्रू इनको प्रमोट करो। तो सिंपल सा आर्टिकल, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ओवरऑल कुछ बहुत खास है नहीं, इसलिए 2 आर्टिकल्स को पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आप पे डाल रहा हूं। बाकी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर की PDF और नोटिफिकेशन दोनों आपको मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें, इस पर्टिकुलर लेक्चर के एंगेजमेंट को यूट्यूब के एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, बूरिश। बूरिश मतलब रफ एंड बैड मैनर्ड, कोर्स, जैसे कि हिज बूरिश नेचर रिजल्टेड इन द मीटिंग बीइंग कॉल्ड ऑफ। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी बूरिश लोग किसी को भी पसंद नहीं आते। आप चाहते हो कि जिससे भी आप बात करो थोड़ा तमीज से बात करे, थोड़ा सलीके से बात करे, थोड़ा डिसेंटली बात करे। आप अगर एक सुलझे हुए इंडिविजुअल हो तो आप भी वैसे ही बात करते हो, लेकिन उस केस में अगर आपके सामने कोई ऐसा इंडिविजुअल आ जाए जो बदतमीजी से चिल्ला के उल्टी सीधी तरीके से बात कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंसान आपको पसंद नहीं आएगा। तो उसको आप क्या बोलोगे? रफ, बैड मैनर्ड, बूरिश। ठीक है भाई, चलिए पहली न्यूज, मनी लॉन्ड्रिंग लॉज विल नाउ कवर क्रिप्टो करेंसी ट्रेड, GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। तो भैया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहां पे ओवरऑल बोला है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन में, किसकी बात कर रहा हूं मैं? बात कर रहा हूं PMLA एक्ट की, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसने ओवरऑल एक्सटेंड किया गया है टू क्रिप्टो ट्रेडिंग, सेफ कीपिंग एंड रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, अब से जितनी भी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जहां पे क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड हो रहा है, उनको सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करना पड़ेगा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को, FIUIND को। और अगर वो नहीं करती तो उनके अगेंस्ट PMLA एक्ट 2002 के अंदर एक्शन हो सकता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोविजंस को
तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल एसेट्स के ऊपर अपने रेगुलेटरी मैकेनिज्म को टाइटन करना चाहती है। और अपने आप में अब बिटकॉइंस हो गया दोस्तों, इस प्रकार की जो वर्चुअल एसेट्स हैं इनको रेगुलेट करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डाली जा रही? क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर। इन्हीं एक्सचेंज के ऊपर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती, तो इनकी गर्दन पकड़ो, सरकार ने सीधे सीधे समझ लिया। तो डिजिटल करेंसी और नॉन फंजिबल टोकन्स, ये इनका प्रयोग दुनिया में बहुत बड़ा है। ओके, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे ये ट्रेड किए जाते हैं। ओवरऑल इनको रेगुलेट करना मुश्किल है, क्योंकि ये नॉन फंजिबल टोकन्स और डिजिटल करेंसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से बहुत तेजी से पहुंचते हैं। लेकिन ओवरऑल जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं उनको भारत सरकार के लॉज मानने पड़ेंगे, और इसलिए भारत सरकार उनको ही ये सब रेगुलेट करने को बोल रहा है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के रिस्पेक्ट नोटिफिकेशन क्या बोल रहा है? एक्सचेंजेस बिटवीन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड फिएट करेंसी। वर्चुअल डिजिटल एसेट जैसे बिटकॉइन होगा, फिएट करेंसी क्या होगी? जैसे मैं रुपया लेके गया और मार्केट से जाके मुझे मान लो कोई पिज्जा खरीदना है, बैग खरीदना है, तो मैंने पैसा देके खरीद लिया। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और फिएट करेंसी के बीच के एक्सचेंज को अगर करना है, या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स दो या दो अलग तरीके के बीच में इंटर ट्रांसफर करना है, किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट को कहीं और ट्रांसफर करना है, किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट की सेफ कीपिंग या एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इससे रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट या फाइनेंशियल सर्विसेज अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर आएगी। तो अगर कोई भी स्पूरियस या मिस्टीरियस एक्टिविटी होती है और कल की डेट में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज उसको रिपोर्ट नहीं करता है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर लगाए जा सकते हैं। ठीक है, पिछले महीने फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को बोला है कि G20 मेंबर कंट्रीज के साथ भी ओवरऑल बातचीत हो रही है, ताकि क्रिप्टो एसेट्स को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनाया जा सके। अगर आप देखो तो क्रिप्टो एसेट्स और वेब 3 ये न्यू और इवॉल्विंग सेक्टर्स हैं, इनके लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत है। अभी तक कोई प्रॉपर स्पेसिफिक लेजिस्लेशन आया भी नहीं है और आ भी नहीं सकता, रीजन बीइंग कि ये एसेट्स पूरी दुनिया में मूव करते रहते हैं। तो इंडिया के अंदर इनको जितना ज्यादा इफेक्टिवली रेगुलेट किया जा सके उतनी यहाँ पे सरकार कोशिश कर रही है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम G20 कंट्रीज के साथ बातचीत कर रही है, क्योंकि इसमें इन्फ्लुएंशियल G7 कंट्रीज, चाइना, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं। तो अगर ये प्रॉपर तरीके से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर ले जाती हैं तो ओवरऑल एक इंटरनेशनल कंसेंसस बन सकता है। बनेगा नहीं बनेगा वो तो भाई देखिए आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। वैसे बता दूं, बजट 2022-23 में ही भारत सरकार क्रिप्टो एसेट से जो भी आपकी इनकम है उसके ऊपर 30% टैक्स लगा चुकी है। इन क्रिप्टो करेंसीज के रिस्पेक्ट में जब भी आप ट्रेडिंग वगैरह करोगे तो 1% TDS कटेगा। तो बेसिकली ये सब चीजें इसलिए की गई हैं ताकि क्रिप्टो में अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कम से कम उसके बारे में अथॉरिटीज को पता चले। नेक्स्ट न्यूज, GS पेपर 3-2 साइंस एंड टेक बायलैटरल रिलेशंस, नासा हैंड्स ओवर निसार सैटेलाइट टू इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने नासा इसरो की कंबाइंडली बनाई निसार सैटेलाइट को इसरो को हैंडओवर किया है किसने? नासा ने। निसार है क्या? एक लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है जिसको नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। ये निसार एक बार लॉन्च हो जाएगा, अपने ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तो पूरे ग्लोब को 12 दिन में मैप करेगा, स्पैटियली और टेम्परली कंसिस्टेंट डाटा देगा अर्थ के इकोसिस्टम में चेंजेस का, आइस मास में चेंजेस का, वेजिटेशन, बायोमास, सी लेवल राइज, ग्राउंड वाटर, नेचुरल हैजार्ड्स, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड, सबसे रिलेटेड डाटा देगा। इस निसार के अंदर LNS डुअल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ है। स्वीपसार टेक्निक के साथ ये काम करता है, हाई रेजोल्यूशन डाटा ये प्रोवाइड करता है। ओवरऑल ये जो पेलोड है SAR का, ये इंटीग्रेटेड रडार इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ है, और इस स्ट्रक्चर को अगर आप स्पेसक्राफ्ट बस के साथ मिला दो तो एक्चुअली में ये एक ऑब्जर्वेटरी कहलाता है। ठीक है भाई, तो इस निसार के डाटा से दुनिया भर के नेचुरल रिसोर्सेस और हैजार्ड्स को मॉनिटर किया जा सकता है। साइंटिस्ट के पास इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्लाइमेट चेंज के बारे में, इकोलॉजिकल चेंजेस के बारे में साइंटिस्ट बातचीत कर सकते हैं। ओवरऑल उसके रिस्पेक्ट में फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को हम अभी सॉल्यूशन निकालना, एटलीस्ट ढूंढना तो शुरू कर ही सकते हैं। इनफैक्ट हमारे प्लेनेट का जो आउटर हार्ड लेयर है क्रस्ट, उसको समझने में भी ये निसार और हमारे साइंटिस्ट को मदद करेगा। इस सैटेलाइट को 2024 में सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा इन नियर पोलर ऑर्बिट। नेक्स्ट, GS पेपर 2 इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस, पाक रिमार्क्स ऑन कश्मीर फ्रिवोलस इंडिया। अब देखिए, पाकिस्तान की हालात कुछ ऐसे हैं कि वो कहीं पे भी कुछ भी बड़बड़ करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट चल रही थी वुमेन पीस और सिक्योरिटी को लेके, और वहां पे पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जाके जम्मू एंड कश्मीर चिल्लाने लगा। तो यहाँ पे हमारी जो इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है UN एम्बेसडर रुचिरा कंबोज जी, वो बोल रहे हैं कि यार कुछ तो लॉजिकल बात करो।
बात चल रही है वुमेन पीस और सिक्योरिटी पे, तुम कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे हो तो कहीं पे कुछ भी घुसेड़ रहे हो। तो यहां पे रुचिरा कंबोज जी बोल रही हैं कि टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म ये ह्यूमन राइट्स के सबसे बड़े वायलेटर्स हैं और ग्लोबल पीस को थ्रेट है। पाकिस्तान टेररिज्म का इस्तेमाल करता है इंडिया के अगेंस्ट। अब एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रुचिरा कंबोज जी ये कह रही है कि जब किसी पर्टिकुलर फोरम में बातचीत हो रही है और वो फोरम किसी पर्टिकुलर चीज के मिला है तो उसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। तो रुचिरा कंबोज जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ओपन डिबेट जो कि वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी हो रही थी उसमें क्या बोल रही हैं कि माई डेलीगेशन कंसीडर्स इज अनवर्दी टू इवन रिस्पॉन्ड टू सच मैलिशियस एंड फॉल्स प्रोपेगेंडा, रादर आवर फोकस इज वेयर इट शैल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग। Today's discussion is critically important to strengthen our collective efforts to accelerate the implementation of women peace and security agenda. We respect the topic of debate and recognize the importance of time. As such, our focus shall remain on the topic. कहने का मतलब क्या है कि इनका जो डेलीगेशन है वो ऐसे मैलिशियस और फॉल्स प्रोपोगेंडा पे रिस्पॉन्ड करना तक वर्दी नहीं समझता। हम पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग सोचते हैं और जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस टॉपिक पे बात की जाए तो बेहतर रहेगा, इससे हमारा टाइम भी बचेगा और टॉपिक की इंपॉर्टेंस भी बनी रहेगी। ओवरऑल पाकिस्तान जैसी कंट्रीज उल्टे सीधे निफारिस प्रोपेगेंडा को जो कि टॉपिक से अलग है आके इस प्रकार के प्लेटफॉर्म से फैलाते रहते हैं जिससे समय और बर्बाद करते हैं। तो ये सब बातें ओवरऑल रुचिरा कंबोज जी यहाँ पे बोलती नजर आ रही हैं ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। उससे पहले अगर आप देखो तो इंडिया बोल रहा है कि हम पाकिस्तान को ऑलरेडी बता चुके हैं कि यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की हमेशा से इंडिया का पार्ट है, इंडिया का पार्ट रहेंगी। हम पाकिस्तान के साथ नॉर्मल नेबरली रिलेशंस चाहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऐसा एनवायरमेंट बनाए जो कि फ्री ऑफ टेरर और हॉस्टिलिटी हो। अगर आप देखो तो जो टाइज है इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो सीवियर स्ट्रेन में आ गए जब इंडिया के वॉर प्लेन्स ने जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप बालाकोट में फरवरी 2019 में बम बरसाया। उसके बाद से अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक कर दिया गया, 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, वो आपको सब पता है। नेक्स्ट जिस पेपर 2-3 हेल्थ साइंस एंड टेक इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम टू अल्टर फ्यूचर ऑफ डिजीज मैनेजमेंट। देखिए माइग्रेन से रिलेटेड जो हेडेक्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए और सिनकॉप मतलब एकदम से आपके शरीर का ब्लड प्रेशर कम हो जाए और आपको लगे कि आपको बेहोशी आ रही है, तो ये जो 2 तरीके की प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व करने के लिए योगा एक एडिशनल ट्रीटमेंट की तरह काम कर सकता है। और ये कोई योगा एक्सपर्ट नहीं बोल रहा है, ये वो 2 पेपर्स बोल रहे हैं जो कि 2 प्रेस्टीजियस साइंटिफिक जर्नल में छपे हैं। एक है अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और एक है अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी। तो इन 2 इंपॉर्टेंट जर्नल्स के अंदर 2 आर्टिकल्स छपे हैं जहां पे योगा को पोटेंशियली साइंटिफिकली एज एन एडिशनल ट्रीटमेंट बताया जा रहा है उन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिनको माइग्रेन हेडेक है या फिर सिनकॉप है। इस पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन को बोलते हैं रिकरेंट वैसोवेगल सिनकॉप, जिसमें एकदम से आपका हार्ट रेट ड्रॉप हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, आप फेंट करने लगोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपको बेहोशी सी आ रही है। तो जो कार्डियोलॉजी जर्नल है इसका ये बोलना है कि योगा को एज एन एडजेंटिव थ्योरी सुपीरियर माना जा सकता है स्टैंड अलोन स्टैंडर्ड थ्योरी से। मतलब जो स्टैंड अलोन कन्वेंशनल मॉडर्न मेडिसिन है उससे जो आप अपनी बीमारी का इलाज कर रहे हो तो आप करो, उसके साथ साथ अगर आप योगा को उसके साथ इंक्लूड कर देते हो तो एडिशनल ट्रीटमेंट के बिहाफ पे ये काफी इफेक्टिव होने वाला है। ठीक है भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो रिसेंटली 21 पेपर्स छपे हैं इंटरनेशनल साइंटिफिक जर्नल्स में, अभी हम यहाँ पे 2 की बात कर रहे हैं। इन सारे पेपर्स में इंथुजियाज्म योगा के रिस्पेक्ट में बढ़ा है ग्लोबल मेडिकल फ्रैटर्निटी में। ठीक है ना भाई। अब सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि दुनिया भर में दोस्तों योगा को इस बात को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं। जो मॉडर्न मेडिसिन है उनके साइंटिफिक बेसिस निकलते हैं, प्रॉपर तरीके से रिसर्च होती है और उसके बेसिस से बोला जाता है कि हाँ भाई ये तरीका सही है, ये तरीका गलत है। योगा के रिस्पेक्ट पे अक्सर कर साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि एविडेंस नहीं है। तो बेसिकली एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन एंड इंपरेटिव नीड इन द फ्यूचर। देखिए क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पिछले 6 साल से क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कर रहा है योगा की इंपॉर्टेंस के रिस्पेक्ट में। एम्स के 19 डिपार्टमेंट जिसमें कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पुल्मोनोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, साइकेट्री, गायनेकोलॉजी, कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी, इन सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर मॉडर्न मेडिसिन का जो यूज है उसको तो मॉनिटर किया ही जा रहा है। अगर इस मॉडर्न मेडिसिन के यूज के साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन को मिला दिया जाए, आयुष को मिला दिया जाए, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, और कंबाइंड इफेक्ट को मॉनिटर किया जाए, तब जाके एक्चुअली में पता चल पाएगा कि हाँ भाई ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इफेक्टिव है कि नहीं है।
नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो योगा को 2014 में प्रमोट करना शुरू किया। उससे पहले ही एम्स के डॉक्टर ने 2012 में योगा के रिस्पेक्ट में क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू कर दिए थे और 2016 में CIMR बनाया गया, सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च बनाया गया एम्स के दिल्ली कैंपस के अंदर आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम के नीचे, जहां पे प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट की गई योगा के ऊपर पहली बार कंट्री में। फिर कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पुल्मोनोलॉजी, गायकोनोलॉजी डिपार्टमेंट ये समय समय पे थोड़ी थोड़ी स्टडीज़ को रिलीज़ करते रहते हैं। उन स्टडीज़ को पीयर ग्रुप्स के द्वारा वेरीफाई किया जाता है, इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स में छापा जाता है। तो योगा और ट्रेडिशनल मेडिसिन के फील्ड में भले आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स मिला के ओवरऑल एक बड़ा माइलस्टोन आप कवर कर सकते हो। योगा इंडिया के अंदर सेंचुरीज से ट्रेडिशनली प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो बेसिकली एम्स का इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक ऑफिशियल प्रोटोकॉल डेवलप किया जाए जिसमें क्लिनिकल सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाए अलग अलग हेल्थ कंडीशंस के लिए, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिस्पेक्ट में जो कि उस पर्टिकुलर क्लिनिकल कंडीशन में उस पेशेंट की मदद कर सकती है। 2030 तक सेंटर का प्लान है वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी को प्रमोट करना। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो मॉडर्न मेडिसिन के साथ ट्रेडिशनल योगा को भी यहां पे इंक्लूड किया जा रहा है। ये जो योगा है ये ऑटोनॉमिक चेंजेस को रेजिस्ट कर सकता है, इंपेयरमेंट ऑफ सेलुलर इम्यूनिटी को रोक सकता है होने से, ठीक है ना। देखिए क्या है, मॉडर्न मेडिसिन में जब भी किसी पर्टिकुलर दवाई का या फिर मेडिसिन थेरेपी की एफिशिएंसी पे, जेन्युइननेस पे क्वेश्चन होता है तो ये देखा जाता है कि हाँ भाई क्लिनिकल एफिशिएंसी या सेफ्टी का कोई प्रूफ है क्या यहाँ पे। अब आयुर्वेदा के रिस्पेक्ट में प्रूफ निकल नहीं पाता है। तो इस कंटेक्स्ट में रिसेंटली देखा जाए तो पहली बात तो क्या है कि पहले जो एम्स एक्ट रूल्स और नोटिफिकेशन थे उसके अंदर ओवरऑल जो हॉस्पिटल्स थे वो योगा थेरेपिस्ट को हायर नहीं कर सकते थे। आज की डेट में नए रूल्स में योगा और आयुर्वेदा फिजिशियंस को हायर किया जा सकता है। और जब योगा और आयुर्वेदा कंडक्ट किया जाता है किसी पेशेंट के ऊपर, उसको उसे फॉलो करने को बोला जाता है, उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन दी जाती है, उसके बाद उसके MRI और PET स्कैन्स लिए जाते हैं और अगर कोई इंप्रूवमेंट है तो इस पर्टिकुलर इंप्रूवमेंट को बेस बना के साइंटिफिक वैलिडेशन सामने रखा जाता है कि हाँ भाई देखिए ये ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, ये योगा की प्रैक्टिस एक्चुअली में उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो रही है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे नए स्टैंडर्ड्स डेवलप कर रहा है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आयुर्वेदा, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, मेडिटेशन, हर्बल मेडिसिन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, मूवमेंट थ्योरीज वगैरह वगैरह। इसको बोला जा रहा है ट्रेडिशनल इंटीग्रेटिव कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, TCIM, जो कि पूरे पर्सन पे एज अ होल फोकस करती है, उसकी ओवरऑल हीलिंग करती है और उस ओवरऑल हीलिंग में जो उसकी छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो जाती है। जो मल्टीपल स्टडीज कंडक्ट की जा रही हैं CMIR में, उन्होंने पोटेंशियल बेनिफिट्स को पॉइंट आउट किया है ऑफ सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव योगा इन पेशेंट। उन पेशेंट जिनमें हार्ट फेलियर है, रिदम डिसऑर्डर है, जो हार्ट अटैक से रिकवर कर रहे हैं, पेशेंट्स जो कि डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एपिसोडिक माइग्रेन से सफर कर रहे हैं, ठीक है ना। इनके अंदर ये जो एलिमेंट्स, इनकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर ये पेशेंट्स योगा करते हैं तो ओवरऑल अपनी प्रॉब्लम्स को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर प्री नेटल योगा किया जाता है, बेसिकली अगर प्री नेटल योगा एक प्रेग्नेंट वुमन करती है तो प्रेगनेंसी के समय पे उस वुमन की बॉडी में एकदम से जो चेंजेस आते हैं वो इन चेंजेस के साथ वुमन अपने आप को सस्टेनेबली ढाल सके, इसमें भी योगा उस पर्टिकुलर वुमन की बहुत मदद करेगा। तो योगा के अंदर स्लो और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योगिक पोस्चर्स, ये आपने बहुत सारे लोगों को करते भी देखा होगा। इंडिया के अंदर तो बहुत से लोग डेली के बेसिस पे योगा को अडॉप्ट करते हैं। तो योगा की साइंटिफिक इंपॉर्टेंस को आप कह लो प्रॉपर थेरेपीज के थ्रू, प्रॉपर साइंटिफिक वैलिडेशन के थ्रू प्रूव किया जा रहा है। चलिए GS पेपर 2 ह्यूमन राइट्स इश्यूज। अगली न्यूज, UN राइट्स चीफ सेज डीपली कंसर्न्ड ओवर UK असाइलम प्लान। UK असाइलम प्लान से रिलेटेड विनीत सर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आज आप जाके लेटेस्ट वीडियो सेक्शन में देख सकते हो। अब ब्रिटिश कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने किया क्या है, जितने भी असाइलम सीकर्स इलीगली UK के अंदर पहुंचे हैं, चाहे वो किसी भी मीन्स के थ्रू पहुंचे हैं, उनको कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उनको यूके में इलीगली सेटल नहीं करने दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल रिसेंटली यूके की सरकार ने रवांडा के साथ एक एग्रीमेंट किया था और यह बोला था कि इंग्लिश चैनल के थ्रू छोटी छोटी डुग्गियों पे जो लोग बैठ के इलीगली यूके के अंदर पहुंच जाते हैं उनको रोका जाएगा और उनको रोकने के लिए या तो उनको उनकी कंट्री में वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा या फिर रवांडा भेज दिया जाएगा। रवांडा यहाँ पे एक थर्ड पार्टी कंट्री है, ये लोग वापस रवांडा पहुंच के असाइलम क्लेम कर सकते हैं और इसके लिए रवांडा को मिलियंस ऑफ डॉलर भी दिए हैं ब्रिटेन की सरकार ने। तो बेसिकली जो नया ड्राफ्ट लॉ है
वो यूके अथॉरिटी को यह ताकत देता है कि वो डिटेन कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं हर उन लोगों को जो कि यूके में घुस रहे हैं इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके छोटी छोटी डिग्रियों पे। उनकी फ्यूचर एंट्री को भी यूके में बैन किया जाएगा, उनको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा फ्रॉम अप्लाइंग फॉर अ यूके सिटीजनशिप। अब जो यूएन के राइट्स चीफ है उनका ये बोलना है कि ये जो ब्रिटेन का ड्राफ्ट लॉ है ये बिल्कुल गलत है, ये इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है, मतलब यूके के अगेंस्ट बोल रहे हैं यूएन राइट्स चीफ। इनका क्या बोलना है? सच अ होलसेल बैन प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम सीकिंग असाइलम एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन इन द यूके वुड बी एट वेरिएंस विद द यूके ऑब्लिगेशंस अंडर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड रिफ्यूजी लॉ। तो जो भी यूके के ऑब्लिगेशन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अंदर, रिफ्यूजी लॉ के अंदर, उन सारे ऑब्लिगेशंस को वायलेट कर रहा है कौन? यूके। मिस्टर तुर्क का यहां पे ये भी बोलना है कि ओवरऑल इंडिविजुअल असेसमेंट का राइट हर इंडिविजुअल के पास है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एक इंडिविजुअल कौन सी कंडीशन में और ओवरऑल किस मींस के थ्रू पहुंचा है यूके के अंदर, उसको इस प्रकार से इनह्यूमनली बाहर नहीं खदेड़ा जा सकता, क्योंकि जिस कंट्री से वो आया है मोस्ट प्रॉब्ली वहां पे उसको टॉर्चर, क्रूएलिटी, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग बिहेवियर देखने को मिला होगा। तो इसीलिए तो वो इतनी मजबूरी में इतना रिस्क लेके इंग्लिश चैनल पास करके आया है। तो ऐसे केसेस में इररिस्पेक्टिव ऑफ द माइग्रेशन स्टेटस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ अराइवल, आप उसको उठा के बाहर नहीं फेंक सकते। ठीक है, ये बात यहां पे बोली गई। और देखिए ब्रिटेन ने एक्चुअली में इतने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं कि ब्रिटेन के लिए लीगली भी काफी प्रॉब्लम हो रही है। 1951 का यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन ब्रिटेन ने साइन कर रखा है, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। और इस कन्वेंशन को साइन करने की वजह से ब्रिटेन के ऊपर न्यूमरस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी लोग परसिक्यूशन और वॉर से भाग रहे होते हैं वो सीधे ब्रिटेन भागने लगते हैं। उनका ये होता है कि यार यूरोप के अंदर जाना है तो जर्मनी जाना है, नहीं तो यार यूके पहुंच जाए, बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना, यूके के अंदर घुस जाते हैं, इनको लगता है कि इस प्रकार की कंट्रीज में चूंकि इन्होंने इतने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन साइन कर रखे हैं, हमें आराम से असाइलम भी मिल जाएगा। तो अब यूके के जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है वो बोल रहा है कि भाई ये नहीं चल पाएगा। इनफैक्ट ब्रिटेन ने यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को भी अधेयर किया है, और ये कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये बोलता है कि आप पीपल को रिस्क ऑफ टॉर्चर पे नहीं रखोगे, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट लोगों को नहीं मिलना चाहिए। यूके का खुद का 1998 का ह्यूमन राइट्स एक्ट बहुत प्रकार की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है असाइलम सीकर्स को। तो इस बीच में यूके की कंजर्वेटिव सरकार एकदम से एक ऐसा लॉ लेके आती है जहां पे यूके के अंदर पहुंचने वाले सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को घुसने ही नहीं दिया जाएगा, घुसने के बाद सीधे उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और ये जो इलीगल इमिग्रेशन बिल है ना, ये यूके के इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि कोई भी अगर यूके में इलीगली घुसा है तो उसको आपको डिपोर्ट करना है। समझे बात को? और जरूरी नहीं कि आप उसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रिंसिपल होता है नॉन रिफॉल्वमेंट का इंटरनेशनली। नॉन रिफॉल्वमेंट क्या होता है कि मान लो सीरिया में सिविल वॉर हो रहा है, अब लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, तो एक इंसान जैसे तैसे बच के यूके पहुंचा, तो अब नॉन रिफॉल्वमेंट का प्रिंसिपल लागू हो जाएगा कि भाई आप उसको सीरिया नहीं भेज सकते क्योंकि सीरिया में उसकी जान को खतरा है। तो यूके ने इसका दूसरा रास्ता निकाल लिया, यूके ने रवांडा के साथ एग्रीमेंट कर लिया और बोला कि ठीक है भाई, सीरिया से जो लोग आ रहे हैं हम उनको वापस सीरिया नहीं भेजेंगे, हम तो उनको एक सेफ थर्ड कंट्री रवांडा भेज दे रहे हैं, रवांडा में जाके वो असाइलम मांग ले। अब वो लोग भी बोलेंगे कि यार ये क्या मजाक चल रहा है, हम तो भाग के यूके पहुंचे, तो रवांडा तो और बर्बाद जगह है, तो वहां जाके क्या करेंगे? तो यूके बोलता है कि हमने तुम्हारा ठेका नहीं उठाया भाई, हमने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आके ओवरऑल सरकारों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि तुम इनको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो यूके की प्रॉब्लम इस समय पे बहुत जेन्युइन है। यूके में इन्फ्लेशन ज्यादा है, वहां की लोकल पॉपुलेशन के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम पड़ रही है, दुनिया भर के रिफ्यूजीज को वो एंटरटेन नहीं कर सकते, तो उन्होंने ये नियम कानून बना दिया। अब नियम कानून उनके इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट जा रहा है। अगर आप देखो तो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके 45,000 लोग यूके पहुंचे थे पिछले साल। इस साल 2023 में ऑलरेडी 3,150 लोग पहुंच चुके हैं। यूके की इंटीरियर मिनिस्टर सुएला बेवरमैन बोल रही हैं कि इस साल के अंत तक 80,000 लोग इंग्लिश चैनल पास करके यूके के अंदर एंट्री मार सकते हैं, जिससे यूके के टैक्स पेयर को 3 बिलियन पाउंड्स एक्स्ट्रा खत्म करने पड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1 बिलियन पाउंड होता है लगभग 10,000 करोड़ रुपए। अगर एक पाउंड को 100 रुपए आप मानो, 3 बिलियन पाउंड्स होता है 30,000 करोड़ रुपए। तो मतलब ओवरऑल सिर्फ इन इलीगल माइग्रेंट्स को टैकल करने के लिए यूके के टैक्स पेयर्स को 30,000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, इसलिए वो नियम कानून बना रहे हैं। इंटरनेशनल नियम कानूनों का आप कह लो क्रिटिसाइजमेंट हो रहा है। आपका क्या व्यू पॉइंट है नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट जीएस पेपर 1, इश्यूज विद वुमेन। यूएन अफगानिस्तान इज मोस्ट रिप्रेसिव कंट्री फॉर वुमेन। जब से तालिबान का टेकर हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, वुमेन और गर्ल्स के लिए दुनिया में मोस्ट रिप्रेसिव कंट्री है आपकी अफगानिस्तान। उनका बेसिक राइट्स वहां पे वायलेट किए जाते हैं। इंटरनेशनल वुमेन डे पे यूएन मिशन ने
एक स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें यह बोला गया कि अफगानिस्तान के जो नए रूलर्स हैं उनका सिंगुलर फोकस है कि वो रूल्स इंपोज करें जिससे जितनी भी वुमेन और गर्ल्स हैं वो अपने घरों के अंदर ट्रैप रह जाएं अफगानिस्तान के अंदर। शुरुआत में जब तालिबान का राज आया तो उन्होंने दिखाया कि हम मॉडरेट राज रखेंगे अपना, लेकिन जब यूएस नाटो फोर्सेस निकल गई तो उन्होंने वही अपना कंजर्वेटिव चोला पहन लिया और वुमेन के ऊपर हर प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। तो 6ठी के बियॉन्ड लड़कियां पढ़ नहीं सकती, पब्लिक स्पेसेस पार्क्स और जिम्स में वो आ नहीं सकती, किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकती, सर से लेके पैर तक उनकी पूरी बॉडी ढकी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। एजुकेशन पे बैन है, एनजीओ वर्क पे बैन है। इसको लेके इंटरनेशनल कंडेमनेशन बहुत हैवी हुआ है अफगानिस्तान का तालिबान राज में, पर तालिबान के ऊपर ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं, वो कोई भी साइन नहीं दिखा रहे बैकिंग डाउन का। ओवरऑल ये जो बैन लगाया है वुमेन के ऊपर, इसको तालिबान इस नाम पे जस्टिफाई कर रहा है कि चूंकि ये वुमेन इस्लामिक हेड स्कार्फ या हिजाब ठीक तरीके से नहीं पहन रही थी पब्लिक में, इसलिए जेंडर सेग्रीगेशन करना जरूरी है, इसलिए इसका घर के बाहर निकलवाना हमने बंद किया। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर भी बैन लगा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही है। उनका ये बोलना है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो अफगान और इस्लामिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। तो इंटरनेशनल बॉडीज ये बोल रही हैं कि अफगानिस्तान की आधी आबादी को तो आपने घर के अंदर बंद कर लिया, तो इससे तो आप खुद अपनी ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक क्राइसिस को बढ़ा रहे हो, और फिर आप दुनिया भर से मदद मांग रहे हो कि आप आओ अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, अफगानिस्तान का डेवलपमेंट करो, हमें एड दो। इस समय पर अफगानिस्तान में अफगान वुमेन और गर्ल्स लगभग 11.6 मिलियन, 1 करोड़ 16 लाख अफगान वुमेन और गर्ल्स को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत है। उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, घर के बाहर आ नहीं सकती, घर के अंदर खाने पीने की सुविधाएं उनके पास है नहीं, पैसे नहीं है तो वो कुछ कर नहीं सकती। अमूमन इंडिया जैसे देशों में अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कोशिश करोगे कि घर के बाहर निकलो, नौकरी करो, दिहाड़ी मजदूरी बहुत सी औरतें आपको करती हुई नजर आ जाती, छोटे मोटे काम, अपना पैसा कमा के अपना खाना पीना। अफगानिस्तान में तो वो उनके पास इतनी फ्रीडम भी नहीं है कि वो बाहर निकल के कुछ पैसा वगैरह कमा लें अपने लिए, तो इस हद तक रिस्ट्रिक्शंस वहां पे लगाई गई हैं। चलिए एडिटोरियल पे आ जाते हैं। पहला एडिटोरियल, टू अरेस्ट और नॉट टू अरेस्ट इज द क्वेश्चन। आर.के. राघवन साहब ने इस आर्टिकल को लिखा, फॉर्मर डायरेक्टर हैं सीबीआई के। देखिए क्या बोल रहे हैं। रिसेंटली दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी के अगेंस्ट सीबीआई ने केस फाइल किया और उनको अरेस्ट भी यहां पे किया गया। तो फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट के रिस्पेक्ट में यहां पे बातचीत की जा रही है। बहुत सारे लोग सीबीआई के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि सीबीआई पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से मनोज सिसोदिया को टारगेट कर रही है, बहुत सारे करप्ट लोग हैं, उनके अगेंस्ट तो इतने पैशन और जील के साथ सीबीआई नहीं पड़ी, तो मनोज सिसोदिया के ऊपर ही क्यों पड़ गई है यहाँ पे। फिर ओवरऑल देखिए सीबीआई के रोल को लेके अक्सर कर अपोजिशन का तो इल्जाम ही रहता है कि भाई रूलिंग पार्टी सीबीआई को गलत प्रकार से इस्तेमाल कर रही है। अब देखिए बहुत सी चीजें यहाँ पे हमें देखनी है। सीबीआई के काम करने के तरीके पे ओवरऑल नजर डाल रहे हैं आर.के. राघवन साहब। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि कौन सी सरकार गलत है और कौन सी सरकार सही है, वो सरकार के उसमें नहीं जा रहे हैं। इनका ये बोलना है कि सीबीआई के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनमें भी एक आप कह लो अलग अलग प्रकार के व्यू पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो सीबीआई के अंदर काम करने वाले बहुत से लोग से ये बोलेंगे कि यार अरेस्ट आप तब करो जब तक बिल्कुल वारंट ना हो जाए सिचुएशन कि आप हमको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। ज्यादातर केसेस में सीबीआई के ऑफिसर्स भी यही बोलते हैं कि हमें मॉडरेशन को फॉलो करना चाहिए। हर केस में अगर आप अरेस्ट ही कर लो तो वो ठीक नहीं है, लेकिन कुछ हॉक्स भी बैठे हैं सीबीआई के अंदर जो कि ये बोलते हैं कि जब तक आप अरेस्ट नहीं करोगे तब तक सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं सीबीआई का मेन काम होता है करप्शन को पॉइंट आउट करना। सीबीआई गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पीछे पड़ती है। बहुत सी एजेंसीज मिलेंगी आपको, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मिलेगी, आपको डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस मिलेगी, आपको सीबीआई मिलेगी। तो जैसे डीआरआई हो गई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गई, ये क्या करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस देखते हैं। तो अगर कोई कंपनी गड़बड़ काम कर रही है, स्मगलिंग कर रही है, तो उसको पकड़ेंगे ईडी वाले और डीआरआई वाले। लेकिन अगर उस कंपनी को काम करने में गलत तरीके से कोई मिनिस्टर, पॉलिटिशियन या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय मदद कर रहा है तो एम्प्लॉय को पकड़ेगी सीबीआई। तो सीबीआई बेसिकली वो पब्लिक सर्वेंट्स जो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनको पकड़ते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में सीबीआई के अंदर काम करने वाले बहुत से लोग बोलते हैं कि जब तक बहुत ज्यादा अर्जेंट ना हो तब तक अरेस्ट मत करो। कुछ लोग बोलते हैं कि अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा तभी आप पब्लिक लाइफ में डिसऑनेस्टी को रोक पाओगे। क्योंकि होता ही है कि जब भी कोई अरेस्ट होता है वो पर्सन तुरंत जुडिशरी के पास पहुंचता है, और जुडिशरी में क्या होता है कि आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एलिगेशन को प्रूव करना है। समझ गए? देखिए आज की डेट में जो एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स काफी हॉकिश होते हैं, खतरनाक होते हैं। ये एडवोकेट्स
लीगल लूप होल्स का फायदा उठा के आपको अरेस्ट नहीं होने देंगे। मान लो किसी करप्ट पब्लिक सर्वेंट को अरेस्ट भी किया गया तो उसको बेल दिला देंगे। जैसे उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ वैसे जुडिशरी के दरवाजे पहुंच जाएंगे, कोर्ट इन्वेंशन क्लेमेंसी के लिए यहाँ पे टारगेट करेंगे। जो उसका लॉयर है वो इमोशनल लॉकडाउन आर्गुमेंट्स को बोलेगा और तुरंत कोर्ट से वहां पे उसको बेल दिलवा देगा। तो सीबीआई के ऑफिशियल्स का ये बोलना है कि भाई देखिए अरेस्ट तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बड़ी मछलियां होती हैं, जो बड़े सीबीआई छोटे मोटे लोगों के पीछे नहीं पड़ती, ठीक ठाक अच्छे खासे इन्फ्लुएंशियल लोगों के पीछे ही पड़ती है। तो ओवरऑल ये इन्फ्लुएंशियल लोग इन एनी केस अरेस्ट होने के बाद तो कोर्ट के पास जाएंगे। और अगर हमारे पास सफिशिएंट लीगल प्रूफ है, अगर हमें पता है कि हाँ भाई इसने गड़बड़ किया तो उसको सीधे अरेस्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। अब बात आई अरेस्ट कौन सी सिचुएशन में कर सकते हैं, तो उसके लिए हम पहुंचेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर। इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर प्रोसीजर बता रखा है कि कैसे एक अरेस्ट को अफेक्ट किया जाएगा। अगर आप सेक्शन 41 की बात करो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की, तो इसमें क्या बताया गया कि भाई अ पुलिस ऑफिसर मस्ट नेसेसरली ऑब्टेन अ वारंट फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट बिफोर मेकिंग एन अरेस्ट। ऐसा नहीं है, सेक्शन 41 में साफ साफ लिखा हुआ है कि ठीक है भाई, अगर एक पुलिस ऑफिसर को लगता है कि क्राइम बहुत ज्यादा बड़ा है और मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने का समय नहीं है, तो वो सीधे सीधे भी अरेस्ट कर सकता है। लेकिन उस केस में अरेस्ट के जो प्रॉपर रीजंस हैं वो उसको अपनी पुलिस डायरी में लिखने पड़ेंगे, ताकि पुलिस डायरी में इस बात का रिकॉर्ड रहे कि हाँ भाई इस पुलिस वाले ने ओवरऑल कोई अरेस्ट किया था। आपने देखा होगा कई सारी मूवीज में, जैसे गंगा जल में ओवरऑल कुछ लोग राड़ा कर रहे थे तो पुलिस सुपरिटेंडेंट ने मारते मारते उनको जेल में बंद कर दिया। तो पुलिस हवलदार ने पूछा थानेदार ने, एसएचओ ने एसपी से कि भाई सर डायरी में एंट्री करें क्या, तो उसने बोला डायरी में एंट्री मत करो। तो डायरी में एंट्री का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना किसी को अरेस्ट किया है, तो उस केस में आपको पुलिस स्टेशन की डायरी के अंदर लीगली एक एंट्री करनी ही है कि हाँ भाई आप इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अरेस्ट करके लाए हो, इस आईपीसी की धारा के अंदर आपने इसको अरेस्ट किया है, टाइम नहीं था मजिस्ट्रेट साहब के पास जाने का इसलिए मैंने इसको अरेस्ट कर लिया। हालांकि उसके बाद अगर आप देखो तो आर्टिकल 22 प्ले में आ जाता है। आर्टिकल 22 के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट या डिटेन किया गया है तो उसको अरेस्ट करने के जो ग्राउंड्स हैं उसके बारे में उसे बताना पड़ेगा। उसको जो सबसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा, और उस 24 घंटे के अंदर आने जाने का जो टाइम है वो नहीं जुड़ा हुआ होगा। उसके किसी करीबी रिश्तेदार को बताना होगा कि हाँ भाई तुम्हारे इस इंडिविजुअल को अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद यहाँ पे रखा गया। तो ये कुछ सारे नियम कानून यहाँ पे आपको फॉलो करने हैं। अगर आप ये सारे नियम कानून फॉलो कर रहे हो, उसके बाद एक पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल के बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर अरेस्ट करने की अथॉरिटी है। हालांकि मैं बता दूं कि प्रैक्टिकली इन सारे कानूनों को मान के अरेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर किसी इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल को अरेस्ट करोगे वो वकीलों की फौज लाके खड़ी कर देगा थाने में, काफी बवाल हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट का डिटेल प्रोसीजर बताया था। वो प्रोसीजर बहुत हद तक वही है जो कि मैंने अभी यहां पे आपको एक्सप्लेन किया है। तो सब्जेक्ट टू दीज टर्म्स एंड कंडीशंस एक लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है। तो सीबीआई के अंदर भी बहुत से हॉक्स का ये बोलना है कि अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रूफ है तो सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस हम यहां पे अरेस्ट कर सकते हैं, और हमें अरेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि ये अरेस्ट ही ओवरऑल एक आप कह लो ना रिस्ट्रिक्शन की तरह काम करते हैं एरिंग पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही हैं। फिर अब हाईली जो सेंसेशनल केसेस होते हैं, जैसे मनोज सिसोदिया साहब का यहाँ पे केस हो गया, वहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग भी होती रहती है। लेकिन जब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल की उसमें होता है तो ना वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ना दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, जो भी अरेस्ट वगैरह का प्रोसीजर है वो प्रोसीजर के हिसाब से करेगा तो अपने आप को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में वो प्रोटेक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट भाई, बजट 2023 द केस ऑफ एजुकेशन टेकिंग अ हिट। फुरकान कमर साहब ने इस आर्टिकल को लिखा, उसके साथ नवनीत शर्मा साहब ने अपने इनपुट्स दिए। ये क्या बता रहे हैं, देखिए इस बार जब बजट 2023 आया बहुत सारे लोगों ने बोला बड़ा जबरदस्त बजट आया, 8% एजुकेशन में हमने एलोकेटमेंट ज्यादा किया है, हाईएस्ट एवर एलोकेशन हुआ एजुकेशन का। लेकिन ये दोनों लोग बोल रहे हैं कि ये सब फर्जी किस्म की बातें हैं। कोई भी नॉन सीरियसली भी बजट को पढ़ेगा तो पता चल जाएगा कि बजट के अंदर कोई खास एलोकेशन नहीं हुआ। तो अब इनके व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। 2022-23 में बजट एजुकेशन का था 1,04,000 करोड़, 2023-24 में कर दिया गया 1,12,000 करोड़। ये 1,12,000 करोड़ एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं आता है।
भले ही 8,000 करोड़ का इंक्रीमेंट बताया जा रहा है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के हिसाब से, गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से बड़ा इंक्रीमेंट है, बट एक्चुअली में उतना बड़ा इंक्रीमेंट नहीं है अगर आप तोड़ मरोड़ के इस इंफॉर्मेशन को देखो। फॉर एग्जांपल स्कूल सेक्टर को 68,804.85 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया, जो कि पिछले साल के 63,449.37 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन इसमें से 4,000 करोड़ रुपया पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए है, पीएम श्री स्कीम के लिए। तो पीएम श्री स्कीम में वो एलोकेट हो जाएगा, तो इफेक्टिवली आपको बहुत ज्यादा सम एलोकेशन का बढ़ता हुआ दिखानी। प्लस इस बार बहुत सा पैसा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स नए बनाने में खर्चा जाएगा। तो अगर नए स्कूल बनाने में खर्चा जाएगा तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट स्कूल अवेलेबल है उनके पास एलोकेशन कम हो जाएगा। इंडिया के 15 लाख स्कूलों में 10 लाख स्कूल गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड और मैनेज्ड, जहां पे 97 लाख टीचर काम कर रहे हैं, 26 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। तो जो नया बजट एलोकेट किया है, एक तो वो बहुत ज्यादा है नहीं, उस पर्टिकुलर बजट के अंदर आप नए स्कूल बनाने पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो जो पुराने गवर्नमेंट स्कूल ऑलरेडी बने हुए हैं उनके मैनेजमेंट के लिए आप कम पैसा एलोकेट कर रहे हो, जो कि लॉन्गर टर्म में गवर्नमेंट स्कूल की इफेक्टिविटी को कम करेगा। ये तो बात की हमने स्कूल एजुकेशन। फिर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में 2022-23 में पैसा एलोकेट हुआ था 40,828 करोड़ और अगले बजट में एलोकेट हुआ है 44,094 करोड़। ठीक है ना। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सबको जो भी एलोकेशन किया गया है वो ऑन एन एवरेज से 13.7% ज्यादा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को काफी मदद मिली है, 22.39% का इंक्रीज है। तो आप कह सकते हो कि चलो ठीक है, हायर एजुकेशन में थोड़ा बहुत पैसा एलोकेट किया गया। कुछ लोगों के हिसाब से ये 13.60% का इंक्रीमेंट एवरेज से ज्यादा बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आईआईएम की बात की जाए तो आईआईएम में रिसेंटली फीस हाइक हुआ था, तो 2022-23 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को 653.92 करोड़ एलोकेट किए गए थे। इस बार केवल 300 करोड़ एलोकेट किए गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आईआईएम्स को ने अपनी फीस बढ़ाई है, तो वो अपनी बढ़ी हुई फीस से अपना खर्चा चलाएं, सरकार ज्यादा पैसा दे नहीं रही। और ज्यादातर जो पैसा दिया गया है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी से, जो पैसा उधार उठाया था आईएमएम ने, वो उधार चुकाने में चला जाएगा। तो फ्रेश पैसा केवल 15.17 करोड़ एलोकेट किया गया है आईएम को, जो कि काफी कम है यहां पे। इनफैक्ट अगर आप देखो तो हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के लिए इस साल कोई पैसा एलोकेट किया ही नहीं गया है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो HEFA से पैसा उठाया जाता था वो पैसा अब अवेलेबल नहीं होगा। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पिछले साल 1700 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया, तो इस बार 1500 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया। तो कुल मिला के जो एजुकेशन के रियल एलोकेशन है वो काफी कम दिखाए जा रहे हैं। नए इंफ्रास्ट्रक्चर को स्कूलों में बनाने में ज्यादा फोकस किया जा रहा है और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेंट पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और भी बहुत से स्कीमों के एलोकेशन कम किए गए, जैसे इम्प्रिंट स्कीम है, इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी स्कीम। फिर एक स्पार्क स्कीम है, स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ एकेडमिक रिसर्च एंड कोलैबोरेशन स्कीम। इन सब में ओवरऑल पैसा कम किया गया है। फिर एक स्कीम है इम्प्रेस स्कीम, इम्पैक्ट पॉलिसी रिसर्च ऑन सोशल साइंसेज। इसमें तो कोई पैसा एलोकेट ही यहाँ पे नहीं किया गया। ठीक है ना। ये तीनों स्कीम बहुत फैन फेयर के साथ लॉन्च की गई हैं। 2 स्कीमों में एलोकेशन कम है, एक में एलोकेशन किया ही नहीं गया। ठीक है ना। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NMEICT स्कीम में 400 करोड़ रुपए पिछले साल था, इस साल भी 400 करोड़ रुपए। लेकिन वर्चुअल क्लासरूम्स के लिए MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ई शोध सिंधु, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इसके लिए यहां पे कोई पैसा एलोकेट किया ही नहीं गया। तो कुल मिला के ओवरऑल ऑथर अलग अलग हेड्स के अंदर सरकार की स्कीम्स को क्रिटिसाइज करा। और भी बहुत से पॉइंट्स लिखे गए हैं, बट इतने पॉइंट लिखना ठीक नहीं दोस्तों। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बजट की बुराई कर रहे हैं। अब आप इन पॉइंट्स को एज इट इज अपने आंसर्स में नहीं लिख सकते। अगर आप इन पॉइंट्स को एज इट इज आंसर में लिखोगे तो आपका एक निगेटिव आउटलुक नजर आएगा। एज अ सिविल सर्वेंट आपको कमियों को पॉइंट आउट करना है और उन कमी के सॉल्यूशंस बताने हैं। अब अगर ये सारा डाटा अगर आप अपने नोट्स में उतार लोगे तो यही डाटा आप जाके चेप दोगे एग्जाम में, और फिर वो आपके आंसर को एक निगेटिव फ्रंट में दिखाएगा, जो आपको ऐसा माइंडसेट कभी नहीं लेना है अपने आंसर्स को लिखते वक्त। ठीक है। बॉर्डर टूरिज्म और तमिलनाडु माइग्रेंट्स वाला आर्टिकल मैंने छोड़ा है। आ जाते हैं पॉलिटिकल आर्टिकल के ऊपर, त्रिपुरा की पॉलिटिक्स के रिस्पेक्ट में। तो भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय भारतीय जनता पार्टी मानिक साहा ने त्रिपुरा में ओथ ली। 70 साल के जो पॉलिटिशियन मानिक साहा साहब, ये मई 2022 में त्रिपुरा के अंदर चीफ मिनिस्टर बने थे। उस समय पर कोर्स करेक्शन किया गया था बीजेपी के द्वारा और वो कोर्स करेक्शन उनके फेवर में गया है। कम सीटों के साथ मेजोरिटी बनाई है, बट मेजोरिटी त्रिपुरा के अंदर बनी है ओवरऑल बीजेपी की। ठीक है ना भाई। तो डॉक्टर साहब चीफ मिनिस्टर दूसरी बार बनेंगे
ठीक है ना। पहले तो ये था कि यूनियन मिनिस्टर प्रतिमा भौमिक जी शायद चीफ मिनिस्टर बने, बट मिस्टर भौमिक त्रिपुरा की असेंबली सीट छोड़ देंगे, वो सेंटर पे ही मिनिस्टर की पोस्ट पे कंटिन्यू करेंगे। बीजेपी ने 4 मिनिस्टर्स को रिटेन किया है, तय नए फेसेस को लेके आए हैं, और आगे आने वाले समय में हो सकता है त्रिपुरा मोथा नाम का जो इंडिजीनियस ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करने वाला फ्रंट है उसके साथ बीजेपी यहाँ पे कोलिशन बनाने की कोशिश करेगा। अगर आप देखो तो ये जो 60 मेंबर की असेंबली है इसमें इंडिजीनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा इनके 12 मेंबर्स हैं। त्रिपुरा मोथा ने भी 13 सीटें जीती हैं। ये त्रिपुरा मोथा एक्चुअली में त्रिपुरा के इंडिजीनियस ट्राइबल्स को रिप्रेजेंट करती हुई पार्टी है, और बीजेपी को इस प्रकार से देखा जा रहा है कि नॉन ट्राइबल के वोट से बीजेपी जीती है। तो बीजेपी कोशिश करेगी कि जो ट्राइब्स हैं, इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं त्रिपुरा की, उसको भी अपनी तरफ खींचे, और इसके लिए त्रिपुरा मोथा नाम की पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। उसके साथ साथ देखो तो बीजेपी ने त्रिपुरा के अंदर बहुत काम किया। बीजेपी के साथ जो एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ओवरऑल उसने लंबे समय तक त्रिपुरा के अंदर काम किया, इसलिए 2018 में बीजेपी लेफ्ट फ्रंट को यहां पे हटा पाई। त्रिपुरा स्टेट की इंपॉर्टेंस कितनी इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, इस बात से पता चलता है कि इनके लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद अगरतला में अवेलेबल थे चीफ मिनिस्टर की शपथ ग्रहण समारोह में। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही है। ठीक है भाई, अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। ईरान के रिस्पेक्ट में आर्टिकल है। रिसेंटली ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी ने बोला है कि यार स्कूल गन को जहर दे के मार देना ठीक नहीं है। जी हाँ भैया, ईरान में कुछ भी चल रहा है। माना कि ठीक है चलो अफगानिस्तान के तालिबान से ठीक है ईरान, बट अपने आप में बहुत आ गया। अब क्या हुआ, जो ईरान की कुर्दिश वुमेन थी महसा अमीनी, इनकी मृत्यु हो गई। चूंकि इनको मोरालिटी पुलिस ने अरेस्ट किया और बाद में ऐसा बताया गया कि इनको टॉर्चर किया गया, इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बड़े स्केल पे ईरान के अंदर वुमेन प्रोटेस्ट करने लगी, ये बात आपको पता है। हजारों की तादाद में वुमेन ने ईरान में प्रोटेस्ट किया। ठीक है, अब उसके बाद ये सुनने में आया कि इस प्रोटेस्ट को चलते कहीं ना कहीं जो कंजर्वेटिव फैक्शन है ईरान का वो इतना नाराज हो गया कि उसने स्कूल की बच्चियों को जहर देना शुरू कर दिया। यहां पे 2 थ्योरी निकल के आ रही है। एक तो ये निकल के आ रहा है कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कि नहीं चाहते कि बच्चे स्कूल जाएं पढ़ने के लिए, वो यहां पे जहर दे रहे हैं लड़कियों को। दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी प्ले पे हैं कि ये लड़कियां तो एक इंफीरियर जेंडर है, तो ये कैसे आदमियों के सामने खड़ी हो रही हैं। तो इस बात पे भी ऐसा बोला जा रहा है कि बड़े स्केल पे स्कूल गर्ल्स को यहां पे पॉइजन दिया जा रहा है। तो मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि भाई आप स्कूल की बच्चियों को जहर खिला के मार दे रहे हो। और पहला ऐसा इंसिडेंट नवंबर में रिपोर्ट हुआ था होलो सिटी ऑफ कोम में, जब वुमेन रिलेटेड प्रोटेस्ट उस पर्टिकुलर सिटी में शुरू हो गया। तो उसके बाद से अगर आप देखो तो ईरान की 31 प्रोविंसेस में से 25 प्रोविंस में हजारों की तादाद में लड़कियों के अगेंस्ट पॉइजन अटैक की खबर निकल के आई है कि इन लड़कियों को जबरदस्ती जहर खिला के मारा जा रहा है। और 2 रीजन हो सकते हैं, या तो ये काम रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट कर रहे हैं, या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि लड़कियां खड़े होकर कैसे बोल रही हैं तो कुछ ना कुछ इनके खिलाफ बोलना है। तो फाइनली जो सुप्रीम लीडर है ईरान के अयतुल्ला अली खमेनी साहब, इनको यहां पे एक्नॉलेज करना पड़ा कि भाई जो भी इस प्रकार की पॉइजनिंग में इन्वॉल्व है हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, ये अलाउ नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गए थे, पैनिक फैल गया था, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम लीडर साहब को सामने आके स्टेटमेंट यहां पे देना पड़ा। तो ओवरऑल ईरान की अथॉरिटीज प्रेशर में तो हैं, बट उनके इंटेंशंस प्रॉपर तरीके से सही हैं, इस बात पे डाउट है। क्योंकि अगर आप देखो कौम के अंदर पहली जो वुमेन गर्ल्स मतलब स्कूल गर्ल्स की पॉइजनिंग की खबर निकल के आई थी, उसको एक जर्नलिस्ट ने कवर किया था। जर्नलिस्ट का नाम है अली पोर्तोबताबेई। अब इस पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को भी ईरान की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो ओवरऑल एक जर्नलिस्ट जो इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि हाँ भाई ईरान के अंदर बच्चियों को जहर देके मारा जा रहा है, उसको आपको अरेस्ट करने की क्या जरूरत है। अब ईरान की बात की जाए कि क्या ईरान का रिजीम तालिबान जितना बुरा है, तो देखिए तालिबान जितना बुरा नहीं है। इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था 1979 में, उसके बाद भले ही ईरानियन रिजीम ने वुमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। पहले तो भाई ईरान के अंदर जबरदस्त वेस्टर्नाइजेशन था, वेस्टर्न कंट्रीज की तरह बन रहा था शाह रेजा पहलवी के रूल में। लेकिन उसके बाद जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया उसके बाद से वुमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वुमेन की पढ़ाई नहीं रोकी गई। वुमेन को इनकरेज किया गया कि आप पढ़िए और वर्कफोर्स को ज्वाइन करिए। और वर्ल्ड बैंक के डाटा के हिसाब से 1976 में फीमेल लिटरेसी रेट ईरान में था 26%, 2021 में हो गया 85%। मतलब वुमेन एजुकेशन पे फोकस दिया जाता है ईरान के अंदर। ईरान को आप किसी भी सेंस में ये नहीं बोल सकते कि वहां पे लेडीज पढ़ी लिखी नहीं है। ईरान की यूनिवर्सिटीज में कई बार ऐसा हुआ है कि वुमेन ने मेन को आउट परफॉर्म किया जबरदस्त तरीके से। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो कुछ एरेना में वुमेन पे टारगेट होता है, जैसे हिजाब लॉस से रिलेटेड यहाँ पे टारगेट हुआ है। महसा अमीनी का केस आपने देखा है। और रिजाइम का रिस्पॉन्स इस वुमेन रेवोल्यूशन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा ब्रूटल है। ईरान के मुल्लाओं को
ये समझने की ज़रूरत है कि ईरान के अंदर अगर इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस बनी रही तो इससे ईरान का रिजीम और कमज़ोर पड़ेगा, ईरान अंदर से टूटेगा चूंकि प्रोटेस्ट बढ़ेंगे, इंटरनेशनल कंडेमनेशन तो होगा ही ईरान का, इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ को फिर से मौका मिलेगा ईरान के ऊपर आवाज़ उठाने का। जो ईरान का यूथ है और जो उसके एजिंग रेवोल्यूशनरीज हैं उनके बीच में आप कह लो लड़ाई के इंसिडेंट्स बढ़ेंगे और इस प्रकार के पॉइजन अटैक्स किसी भी प्रकार से ईरान की इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है। तो जो भी इस प्रकार के पॉइजन अटैक्स में इन्वॉल्व हैं उनको रिस्पॉन्सिबल टू जस्टिस करना चाहिए, उनको यहाँ पे सजा मिलनी चाहिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ईरान के सिस्टम में रिफॉर्म आने चाहिए, उनकी स्टेट और सोसाइटी में जो क्रैक्स हैं उनको रिजॉल्व करने की जरूरत है। जो भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं वुमेन के द्वारा उनको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करने की जरूरत है और मुल्लाओं की थियोक्रेसी वाले राज को कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। अब हो पाएगा कि नहीं इस बात के चांसेस कम है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे लेक्चर खत्म करता हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को